तो कल की क्लासेस तक कोई दिक्कत हो या समस्या हो तो बताओ, समझ में आ चुका था। हम 2 क्लासेस जो पढ़ी है उसको थोड़ा सा 5 मिनट में रिवाइज करो। उसका एक कारण है क्योंकि आज जिस हम क्लास को पढ़ेंगे ना उसमें कहीं ना कहीं उन क्लासों का जिक्र आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहले हमने देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के संदर्भ में, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में हमने क्या जाना था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं, सियाल, सीमा और निफे, या फिर उसे हम कहते हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं, ठीक है। इनके नामकरण दिए गए इनमें पाए जाने वाले खनिज पदार्थों के आधार पर, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, निकल और फेरस जैसे तत्वों के कारण था, ठीक है। फिर हमने ये समझने का प्रयत्न किया था कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उनमें कुछ शब्द लिखे थे, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर, है ना, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल, केंद्र मंडल। फिर हमने ये भी देखे थे कहाँ से लेकर कहाँ तक के पदार्थ किन किन अवस्थाओं में हैं और इनके बीच में कौन कौन से असांतत्य यानी कि डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिलती है। ये कौन कौन से डिसकंटिन्यूटी है, कोनार्ड है, मोह है, रैपिथी है, गुटेनबर्ग है और लेहमन डिसकंटिन्यूटी के नाम से हम जानते हैं। पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर तक के पदार्थ अर्थात गुटेनबर्ग तक के पदार्थ किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। गुटेनबर्ग और लेहमन के मध्य के पदार्थ तरल अवस्था में, और लेहमन से नीचे वाले सारे पदार्थ वापस ठोस अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि लेहमन और गुटेनबर्ग के जो बीच में जो मामला है वो 5150 किलोमीटर तक का आपको देखने को मिलता है, और 5150 किलोमीटर से जैसे ही आप नीचे जाते हो लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास तक तो आपको पदार्थ किस अवस्था में देखने को मिलते हैं, ठोस अवस्था में देखने को मिलते हैं। फिर हमने ये देखा था कि वो तो थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमें कैसे देखने को मिली, इसके संबंध में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्टडी रिलेटेड टू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से संबंधित जो अध्ययन किए गए उनमें हमने एक अध्ययन देखा, 3 अध्ययन है मुख्य रूप से। तो पहला हमने अध्ययन देखा था जिसे हम कहते हैं डेंसिटी बेस्ड स्टडी, अर्थात घनत्व पर आधारित अध्ययन है। और उस घनत्व पर आधारित अध्ययन के अनुसार हमने ये देखा था कि जो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम है ना पर सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिलता है, और क्रस्ट का औसत घनत्व 2.8 से लेकर के 3.5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब आपको देखने को मिलता है। यदि इन दोनों के औसत घनत्वों को मिला दिया भी जाए तब भी पृथ्वी की आंतरिक परतों का औसत घनत्व क्या देखने को मिलता है, हमें ज्यादा देखने को मिलता है। और इसके संबंध में 2 मत हैं। 2 मत कैसे, पहला मत ये कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसकी रासायनिक संरचना और संगठन समान है, जिसके कारण प्रेशर में वृद्धि से वॉल्यूम में कमी आती है, जिससे डेंसिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। जबकि दूसरा मत इस बात का खंडन करता है और यह कहता है कि नहीं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसका संगठन समान नहीं है, असमान है, जिसके परिणाम स्वरूप मास में वृद्धि से डेंसिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी और मास के बीच में कैसा संबंध होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, समानुपातिक संबंध होता है या सीधा संबंध हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं हमने ये देखा था कि पृथ्वी की सतह से जब भी आप आंतरिक परतों में जाओगे तो घनत्व में क्या हो रही है, यानी दोनों मत कहते हैं घनत्व में वृद्धि होती है, लेकिन दोनों मत अपने अपने बातों को सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रमाणों की क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं। द्वितीय मत अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये कहता है कि जो पृथ्वी का केंद्र है वो निकल और फेरस जैसे भारी पदार्थों से निर्मित है, अतः पृथ्वी का केंद्र चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। फिर अब जब घनत्व पर आधारित अध्ययन अपनी बातों को स्पष्ट प्रामाणिक पुष्टि नहीं कर पाता तब दूसरे को वरीयता दी जाती है, जिसे हम कहते हैं तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है टेम्परेचर एंड प्रेशर बेस्ड स्टडी, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेस्ड स्टडी। बताया था ना, कोई स्थान कितना जगह घेरती है, कल समझाया तो नहीं था बॉक्स बना करके, हाँ। टेम्परेचर एंड प्रेशर बेस्ड
स्टडी, यानी कि तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन। तापमान एवं, या तो आप इसे दाब कह दो या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, दबाव पर आधारित अध्ययन। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं तापमान और दाब में। एक तो क्या है, तापमान है, और दूसरा इसमें क्या है, जिसे हम कहते हैं दाब कह दें या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, दबाव कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह दो। तो एक तो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर का मतलब है तापमान है, और दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रेशर। प्रेशर का मतलब या तो आप क्या कह दो, दाब कह दो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, दबाव कह सकते हो। तो इसके अंतर्गत हमें दो चीजें देखनी होती है, एक तो टेम्परेचर को देखना होता है, दूसरा हमें इसको प्रेशर के अंतर्गत देखना होता है, दाब या दबाव के अंतर्गत देखना होगा। ठीक है, बड़े आगे। अब देखिएगा, हमें पहला जिसके अंतर्गत देखना है वो है टेम्परेचर, तापमान। तो हमें पहला किसके अंतर्गत देखना है, टेम्परेचर के अंतर्गत देखना है। अब देखिएगा, दो चीजें हमें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बात होती है बस। ये क्या है, जब आप आगे पढ़ोगे तब भी एक नाम काम आएगा। अब देखिएगा, एक तो तापमान आपको देखना पड़ता है जब आप पृथ्वी की सतह से कहाँ जाते हो, वायुमंडल में जाते हो, तब तापमान पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक तो हमें कहाँ पर जाना है, हाँ, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर जाने पर। यानी पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब आप पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर जाते हो तब तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, और दूसरा जब आप पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की आंतरिक परतों की ओर जाते हो तब आपके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा क्या प्रभाव होगा, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के आंतरिक परतों की ओर जाने पर। यानी पहला तो पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर जाने पर, और दूसरा पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के आंतरिक परतों की ओर जाने पर हमें तापमान पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, हमें बस उसके बारे में थोड़ा सा क्या होता है, समझना होता है। ठीक है, अब समझ लो ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और यहां पर भी ये हमारे पास में क्या है, अर्थ है। ये क्या है, पृथ्वी है।
कि ये भी अपनी क्या है, अर्थ है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा वायुमंडल किसे कहते हैं भाई? अगर हमें कोई ये पूछे ना कि वायुमंडल किसे कहते हैं, फिर बताओ। पर पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में तो अपन लिख चुके हैं कि पृथ्वी की आंतरिक परतें कहते हैं किसे, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि वायुमंडल कहते हैं किसे। बताओ किसे कहते हैं? अच्छा, पृथ्वी पे रहते हो, अच्छा गैस है, उसमें निश्चित मात्रा में है, एक ही मतलब एक सभी समान मात्रा में है या असमान मात्रा में है? समान मात्रा में, यानी सबका परसेंटेज सेम है? असमान है ना, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का एक असमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द गैसेस, है ना, सराउंडिंग ऑफ द अर्थ, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों का एक असमांगी जो मिश्रण हमें देखने को मिलता है, उसी असमांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और जब आप पृथ्वी की सतह से कहाँ जा रहे हो, यानी कि ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, सरफेस ऑफ द अर्थ है, और इस पृथ्वी की सतह से हमें कहाँ पर जाना है? ऊपर नहीं जाना है, वायुमंडल की ओर जाना है। वायुमंडल का मतलब एटमॉस्फेयर की ओर जाना है, पहला तो ये। दूसरा, ये भी हमारे पास में क्या है? पृथ्वी की सतह ही है। अर्थात पृथ्वी की क्या है ये? सतह है। और इस पृथ्वी की सतह से हम कहाँ जा रहे हैं? नीचे नहीं, आंतरिक परतों में, इनर लेयर में, है ना। यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में जा रहे हैं। यानी पहला, जब आप पृथ्वी की सतह से कहाँ जा रहे हो? वायुमंडल की ओर जाते हो, तब क्या प्रभाव पड़ता है? और दूसरा, जब आप पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के आंतरिक परतों की ओर जाते हो, तब क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अब देखिए, मैं तो इसी डायग्राम को एज ए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को तो उसमें क्या थोड़ा बहुत एडिशन करना है, चेंजिंग करना है ना, तो मुझे ये वाली चीज़ें हटानी है एक बार। ठीक है, अब समझ में आ रहा है दोनों चीज़ें। यानी एक हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर जाने पर, दूसरा हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के, हाँ, इनर लेयर की ओर जाने पर। आंतरिक परतों की ओर जाने पर हमें क्या प्रभाव देखने को मिलता है? बताओ, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है? अच्छा, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान में, यानी कि यहाँ पर आपका जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो भी टेम्परेचर होगा
उस टेम्परेचर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है या तापमान की मात्रा में कमी दर्ज की जाती है, जबकि वहीं पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के आंतरिक परतों की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। अब सवाल हमें पूछेगा कि कितना तो टेम्परेचर घट रहा है और कितना टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई यही सवाल पूछेगा ना, भाई सतह से वायुमंडल की ओर जा रहे हो तो तापमान में कितनी कमी दर्ज की जा रही है, और यदि आप सतह से पृथ्वी की आंतरिक परतों की ओर जा रहे हो तो कितने तापमान में आपको वृद्धि दर्ज की हुई देखने को मिलती है। ठीक है, तो कितनी कमी और कितनी वृद्धि देखने को मिलती है। 1 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। देखिएगा, दो पैमाने लिखे हुए मिल सकते हैं, या तो 165 मीटर चलने पर आपको 1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है ना, उस 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि प्रत्येक 1000 मीटर पर, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में क्या देखने को मिलती है, हमें कमी देखने को मिलती है। दो कंडीशनें मिल सकती है। पहली कंडीशन कि प्रत्येक 165 मीटर चलने पर, प्रत्येक 165 मीटर चलने पर आपके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या देखने को मिलती है, कमी। या फिर दूसरा क्या लिख लेगा, प्रत्येक 1000 मीटर चलने पर, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर चलने पर आपके 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। जबकि आंतरिक परतों की ओर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। कितना बढ़ता है, तो प्रत्येक 100 मीटर जाने पर, वहां पर भी 100 मीटर, वहां पर 165 मीटर चल रहे थे, तब कितना बढ़ रहा, घट रहा था, 1 डिग्री सेल्सियस घट रहा था। यहाँ पर प्रत्येक 100 मीटर जाने पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरा, या फिर ऐसे लिख लेगा कि प्रत्येक 1000 मीटर चलने पर, 1000 मीटर का मतलब 1 किलोमीटर चलने पर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, उसमें क्या देखने को मिलती है, हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो दो कंडीशन है आपके पास में, और दोनों किस तरीके से हैं ये आपको पता चल गई। यानी दोनों कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन हमें इसलिए बैलेंस में ध्यान रखनी होती है कि कई बार हमें सवाल कुछ भी पूछ सकता है, वो स्टेटमेंट के संदर्भ में पूछ रहा होता है। देखिए, आपके टॉपिक में लिथोस्फेयर भी है, आपके टॉपिक में एटमॉस्फेयर भी है। अब वो लिथोस्फेयर और एटमॉस्फेयर को अगर मान लो कंबाइन करके टेम्परेचर से सवाल पूछ लिया, है ना, और लैंग्वेज भी ऐसे देगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के साथ में दे देगा। ठीक है, अब हमें विचार करने के लिए बैठते हैं और वो दे देगा कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की आंतरिक परतों की ओर जाने पर तापमान में कमी दर्ज की जाती है, जबकि पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय संरचनाओं की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। तो इतनी लाइन लिख लेता है। हमें जब नहीं पढ़ा हुआ होता है ना तरीके के साथ में, तब हम पता नहीं सोच रहे होते हैं, अच्छा ये होता है नहीं होता है, अच्छा ऐसे होता है तो कैसे होता है। लेकिन लैंग्वेज बड़ी सिंपल सी है। यदि दोनों डायग्राम एग्जाम में ठीक याद रह जाए एक साथ में कंपैरिजन के तौर पर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर दूसरा, वो नीचे एक ऐसे भी लाइन लिखेगा लिखेगा कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की ओर जाने पर प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी दर्ज की जाती है, जबकि वहीं पृथ्वी की सतह से आंतरिक परतों की ओर जाने पर प्रत्येक 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि दर्ज की जाती है।
फिर एक और स्टेटमेंट कोई भी दे देगा और फिर लिख लेगा निम्नलिखित कथनों में, या उपर्युक्त शब्द लिखते हैं, पता है ना, उपर्युक्त कथनों में असत्य नहीं कथन की पहचान करें। असत्य नहीं का मतलब, असत्य नहीं पूछा है, सत्य कथन की हमें क्या करनी है, और बस हम उसी असत्य असत्य सही है गलत है इन पर गौर करके बैठ जाते हैं, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट पर फोकस होना चाहिए। हम फैक्ट पर रटने के लिए नहीं बैठना है, हमें कंसेप्चुअली मामलों को देखते हुए चलना होता है। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई, यहाँ तक छापिएगा इसको। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अगर हम केवल तापमान को पढ़ते हैं तो पृथ्वी की आंतरिक परतों की कोई कंडीशन अलग होती। कैसे? अपन ने कल की क्लासेस में समझा था, मतलब जब पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं समझी थी तब हमने ये समझने का प्रयत्न किया था कि पृथ्वी के जो इनर स्ट्रक्चर है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं, दरअसल वो हमने कुछ लाइंस लिखी थी यहाँ पर कि कौन कौन सी एक ऐसी रेखाएं खींची थी, याद होगा? हाँ, इसे क्रस्ट, मेंटल और कोर कह देते हैं। तो इसे हमने क्या नाम दिया? क्रस्ट। इसे किस नाम से जाना? और इसे किस नाम से जाना? कोर के नाम से जाना। अच्छा, जो कोर का ऊपरी भाग है उसे हमने क्या बोला था? आउटर कोर। और जो कोर का नीचे वाला भाग है हमने उसे इनर कोर बोला था। और इस वाली परत को हमने क्या बोला था जो मेंटल और कोर को अलग करती है? गुटेनबर्ग थी। और कोर को दो भागों में अलग करने वाली परत को क्या बोला है हमने? लेहमन बोला है, यही कहा है। और ये क्या थी हमारी? सरफेस ऑफ द अर्थ थी। अर्थात पृथ्वी की सतह है। ठीक है, अब देखिए, जब ये पृथ्वी की सतह से कहां तक चलना है आपको? गुटेनबर्ग तक चलना है। इसका मतलब कितने किलोमीटर चल रहे हो? 2900 किलोमीटर चल रहे हो। ठीक है, फिर इस गुटेनबर्ग से हमें वापस कहां तक चलना है? लेहमन तक चलना है। इसका मतलब आप 5150 किलोमीटर चल रहे हो। और फिर इस लेहमन से लेकर के हमें पृथ्वी के इनर कोर तक चलना है। इसका मतलब 6371 कह दो, या फिर इसे लगभग हम कितना लिखते हैं? या तो 6371 किलोमीटर लिख लेते हैं, या फिर इसको लगभग अप्रोक्स कितना लिखते हैं? 6400 किलोमीटर लिखते हैं। यही है। अब कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है? पृथ्वी की सतह से गुटेनबर्ग तक के पदार्थ, यानी 2900 किलोमीटर तक के पदार्थ किस अवस्था में है? ठोस। ठोस का मतलब सॉलिड फॉर्म में है, ठोस अवस्था में है। अच्छा, गुटेनबर्ग से लेकर के लेहमन तक के पदार्थ तरल। तरल का मतलब लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में है। और इस लेहमन से लेकर के आपके पृथ्वी के इनर कोर तक के पदार्थ, यानी कि आंतरिक परतों तक के पदार्थ किस अवस्था में है? वापस सॉलिड अवस्था में है। सॉलिड का मतलब क्या हो गया? ठोस अवस्था में हमें देखने को मिलते हैं। ये मामला पड़ा था। अच्छा, अभी हमने क्या समझा है कि जब आप पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के आंतरिक परतों की ओर जाते हो तब प्रत्येक 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? में वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसका मतलब प्रत्येक 1 किलोमीटर जाने पर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर इसी दर से तापमान बढ़ रहा होता
पृथ्वी की आंतरिक परतों की ओर जाने पर, तो क्या हमें इतना मैटर सॉलिड देखने को मिल सकता था क्या? फिर भाई हो सकता था, अगर इतना ही तापमान बढ़ रहा होता या इसी दर से तापमान में क्या हो रही होती, वृद्धि हो रही होती, तो मान लो ये हमारी अर्थ है और ये हमारी पृथ्वी की सतह है, और ये हम कितना किलोमीटर चले, लगभग 90 किलोमीटर चले। कितना? हाँ, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की आंतरिक परतों की ओर कितने गए, तो लगभग कितने किलोमीटर तक जाते? क्या इस 90 किलोमीटर के बाद के कोई भी पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक परतों में ठोस अवस्था में रह सकते थे क्या? भाई इस दर से तापमान बढ़ा के देखो, भाई 1 किलोमीटर पर तापमान कितना बढ़ रहा है आपके, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो 2 किलोमीटर पर कितना बढ़ेगा, 40 से 60, 3 पर इसी दर से बढ़ रहा है, डबल बढ़ेगा ना। 40 से कितना हो गया, डबल बढ़ेगा, सीधा डबल बढ़ रहा है ना, इसी दर से बढ़ रहा है, मतलब वो दर मल्टीप्लाई कर लो आप। अगर इसी दर से बढ़ रहा होता तो क्या आपको लगता है कि 90 किलोमीटर जाने का मतलब कितना होता है? उसके बाद में कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता था क्या? भाई हर किसी ने किसी पदार्थ का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक शब्द नाम सुना होगा हमने, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है गलनांक बिंदु। नाम सुना है भाई? ऐसे सुनिए, ऐसे समझिए। अच्छा, ये मार्कर है मेरे हाथ में, इस मार्कर का कोई ना कोई एक ऐसा गलनांक बिंदु होगा, कोई ना कोई मेल्टिंग पॉइंट होगा कि ये इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद में क्या होना लग जाएगा, पिघलने लग जाएगा। जैसे लोहा है, तो लोहा कहते हैं कि 1100 डिग्री सेल्सियस के बाद में क्या होता है, पिघलने लग जाता है। भाई लोहा जैसी कठोर वस्तु भी पिघल सकती है, तो जाहिर सी बात है सारी वस्तुएं क्या हो सकती है, पिघल सकती है। भाई हमें आग में डाल दें तो क्या होगा, जल के राख हो जाएंगे। क्यों? हो सकता है हम 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी नहीं झेल पाए, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को भी नहीं झेल पाए, हम गल करके क्या हो जाएंगे, मतलब हमारी हड्डियां नष्ट हो जाएगी, बॉडी नष्ट हो जाएगी। यानी हमारा भी मेल्टिंग पॉइंट है, ये बोतल है, इस बोतल का भी मेल्टिंग पॉइंट है, मार्कर का भी मेल्टिंग पॉइंट है। यानी कि हमारे यहाँ पर जितनी भी विषय वस्तु होती है, उन तमाम विषय वस्तुओं का अपना स्वयं का क्या होता है, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक गलनांक बिंदु होता है। उसके बाद में सारी वस्तुएं क्या होने लग जाती है, पिघलने लग जाती है। तो क्या कारण है कि 90 किलोमीटर के बाद के भी पदार्थ पृथ्वी की आंतरिक परतों में आपको ठोस देखने को मिलते हैं, जो लगभग आपको 2900 किलोमीटर तक तो सीधे ही ठोस देखने को मिल रहे हैं। भाई ये कितने किलोमीटर हो गए, 2900 किलोमीटर। इसका मतलब गुटेनबर्ग तक के पदार्थ किस अवस्था में है, सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में है। तो क्या होगा, तब दूसरा, तापमान की जगह आपको दाब को भी साथ में लेकर के चलना पड़ता है। ठीक है भाई, तापमान अलग बात करेगा, दाब अपनी अलग बात करेगा। कैसे करेगा समझिए थोड़ा सा उसको भी। तो पहला हमने किसको समझा, टेम्परेचर को, अगला समझते हैं प्रेशर को। प्रेशर का मतलब या तो आप इसे क्या कह दो, दाब, या फिर इसे क्या कह दो, दबाव कह दो। ठीक है। अच्छा, प्रेशर के तहत क्या हो रहा है, ये जो पृथ्वी की हमारी आंतरिक परतें हैं, इस आंतरिक परतों में प्रेशर के तहत क्या हो रहा है, डेंसिटी अच्छा बढ़ रही है। देखिए, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में हमेशा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन होता है आंतरिक परतों में। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होता है, और हमने पढ़ा था प्रथम मत के अनुसार कि जब पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पर प्रेशर में वृद्धि से वॉल्यूम में कमी आती है, जिससे डेंसिटी में वृद्धि होती है। यानी कि किसी भी क्षेत्र का यदि प्रेशर बढ़ जाए, तापमान उस पर इफेक्ट करेगा, लेकिन उस तापमान का उतना प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसका गलनांक बिंदु क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसे समझिएगा, जैसे एक लोहा है, कच्चा लोहा है, ठीक है। अब आप उस कच्चे लोहे को आग में डाल दो,
ठीक है। दूसरा, उस लोहे की एक अच्छी सी गेंद बना करके उसको ठोस पीट पीट करके पूरी क्या बना दो, गोलाकार गेंद बना दो। एक तो आपने लोहे की पट्टी ली, वो आग में डाली, एक आपने लोहे का गोला लिया और उसको ठोस पीट पीट कर इतना मजबूत बनाया और उसको क्या कर दिया, आग में डाल दिया। अब दोनों में से पहले कौन पिघलेगा, पत्ती पिघलेगी। यानी कि लोहा तो दोनों ही है, लेकिन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। यानी कि सीधा सा मतलब है, आप किसी भी एक्स वाई जेड कोई भी एक पदार्थ है, यदि इस एक्स वाई जेड पदार्थ का आपने क्या इसके ऊपर क्या डाल दिया, प्रेशर डाला, तो प्रेशर डालने के कारण उस विषय वस्तु का जो मेल्टिंग पॉइंट था, यानी कि उसका गलनांक जो बिंदु था, जो मेल्टिंग पॉइंट था, वो बढ़ेगा या घटेगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ गया। यानी किसी भी विषय वस्तु पर प्रेशर बढ़ा करके, आपने प्रेशर में भी क्या की है, यहां पर अपन प्रेशर में भी क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। यानी कि जो दाब या जैसे अपन दबाव कह सकते हैं, इस दाब या दबाव में क्या की, वृद्धि की। यानी प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी कि अब पहले कोई विषय वस्तु मान लो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर पिघल रही थी, तब क्या हुआ, अब उस पर दबाव बढ़ा, बढ़ने के कारण उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। इसका मतलब अब वो 100 पर तो नहीं पिघलेगी, हो सकता है वो 150 पर पिघल जाए, 200 पर पिघल जाए, कितने पर भी पिघले, लेकिन उस 100 पर तो ये जो पृथ्वी की सतह है, ऊपरी परतें, क्या ये पृथ्वी की आंतरिक परतों पर दाब या दबाव नहीं डाल रही है क्या, नहीं डाल रही है, डाल रही है। जैसे ये तीनों परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर है, ठीक है। नंबर फर्स्ट कौन सी है, क्रस्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड कौन सी है। तो क्या ये क्रस्ट मेंटल पर दबाव नहीं डाल रही है, ये दोनों मिलकर के कोर पर दबाव नहीं डालेगी। तो जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा। यानी कि केवल आप तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में अध्ययन नहीं कर पाते, इसके लिए आपको दाब पर आधारित अध्ययन को भी एक साथ में देखने की क्या होती है, आवश्यकता होती है ना। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रेशर होता है, उस प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब सीधा संबंध है। अर्थात यदि जब प्रेशर में क्या होगी, हाँ, यदि प्रेशर में वृद्धि होगी तब आपके मेल्टिंग पॉइंट में भी क्या हो जाएगी, आंसर होगा वृद्धि हो जाएगी। यानी कि दबाव बढ़ा करके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, घरों में आप लोगों ने बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, किए ना। अच्छा, घरों में आप लोगों ने कभी, आपकी मम्मी वगैरह कहती होगी कि गर्म चीज़ों को फ्रीज में नहीं रखना चाहिए, जल्दी जमती है ना, कारण क्यों। अच्छा, आपके पास में, आप घर जाने के बाद एक काम करिएगा, एक ठंडा पानी लीजिएगा, एक गुनगुना पानी लीजिएगा, एक बहुत ज़्यादा गर्म पानी लीजिएगा, तीनों कटोरियाँ, सेम कटोरियाँ भर करके तीनों को फ्रीजर में डाल देना। तीनों में से सबसे पहले बर्फ किस में जमेगी, गर्म पानी वाले में सबसे ज़्यादा पहले क्या जमेगी, बर्फ जमेगी। क्यों, वो बिखरे हुए होते हैं, ठंडा पानी हमेशा सिकुड़ा हुआ होता है, गर्म पानी का तो देखा होगा ना, कण ऐसे दूर, मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं वो पार्टिकल दूर दूर जा रहे होते हैं। इसका मतलब आपने उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर दिया, घटा दिया, मेल्टिंग पॉइंट क्या कर दिया। लेकिन ठंडे पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, ज्यादा था, ठीक है, तब वो मामला वैसे हो गया। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा आइसक्रीम वाले को, गर्मियों में जो आइसक्रीम जमाता है, वो जमाने के लिए बर्फ पर नमक डालता है, देखा होगा ना, वो भी यही कारण है। नमक से क्या करेगी, जो बर्फ तो पिघलेगा,
नमक से बर्फ में तो हल्का सा पिघलापन आएगा, लेकिन जो अंदर वाली आइसक्रीम होगी वो क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं और लॉजिकल समझाता हूँ, कई बार आपने सोचा होगा, थोड़ा एग्जाम्पल देख के देखिएगा। अच्छा, नॉनवेज खाते हो? नहीं? अच्छा, मछली तो देखिए। हाँ, दो मछलियां हैं आपके पास में, एक है समुद्र की मछली, तो समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा। एक है तालाब की मछली, तालाब का पानी कैसा होता है, मीठा। अच्छा, समुद्र की मछली को तालाब में डाल दो और तालाब की मछली को समुद्र में डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? मछली को तो तैरना आता है ना, उससे तैरने से क्या लेना देना? हाँ हाँ, पानी का फर्क पड़ेगा। मछलियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मछलियाँ जिंदा रहेगी या मर जाएगी? दोनों ही मछलियाँ मर जाएगी, लेकिन मरने का कारण अलग अलग होगा। ठीक है, कैसे हम पढ़ते हैं ना, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, उच्च वायुदाब के केंद्रों से। तो देखिए, अब होता क्या है कि जहां पर समुद्र के अंदर लवणता ज्यादा है, ठीक है, और मछली के अंदर लवणता क्या है, कम है, जो मीठे पानी वाली मछली है, तो नमक क्या होगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो मछली फूलेगी, फूल करके मरेगी। और अगर तालाब की मछली, समुद्र की मछली को तालाब में डाल दो, तो समुद्र की मछली के अंदर तो नमक भरा हुआ है, लेकिन तालाब में नमक नहीं था, तो वो मछली के अंदर का नमक कहाँ चला जाएगा, तालाब में, तो मछली सिकुड़ करके मर जाएगी। दोनों ही कंडीशन में मछलियों का मरना निश्चित है, लेकिन एक फूल करके मरेगी और दूसरी सिकुड़ करके मरेगी। तो आप मेल्टिंग पॉइंट को भी इसी तरीके से समझ सकते हो कि बर्फ पिघला करके कैसा, आइसक्रीम बना करके कैसे, पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंतर्गत आप कैसे उसको अप्लाई करते हो। भाई जस्ट आपको चीज़ें सिर्फ अप्लाई करनी है डेली लाइफ में, है ना, आप चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या कर पाओगे, समझ पाओगे, कोरिलेशन बिठाना है बस, कैसा होता है आपने देखा है, लेकिन बस ये नहीं पता कि अच्छा ये फॉर्मूला यहाँ काम आता है। भाई ऐसा तो नहीं है कि न्यूटन से पहले किसी लोगों ने ये नहीं देखा था कि सेब ऊपर से नीचे गिरती है, देखा सब नहीं था, लेकिन न्यूटन के मन में विचार आया होगा ऐसा होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है। और मैंने पहले ही दिन कहा था कि ज्योग्राफी में आपको क्यों और कैसे के क्या मिलने चाहिए, जवाब मिलने चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आएगी कि प्रेशर के तहत क्या होता है, उसके तहत कोई लिखना बाकी है क्या इसमें? ये तो लिख लिया होगा, लिख लिया ये, हाँ, ताकि चीजें हमेशा कोरिलेशन बिठा करके चलो आप, उसमें दिक्कत नहीं आ रहा है। मैग्मा मेंटल में बनेगा, अभी आएगा। मैग्मल में भी, मेंटल में भी बनता है, क्रस्ट में भी बन सकता है, जरूरी नहीं कि मैग्मा मेंटल में ही बनेगा, लेकिन 90% मैग्मा कहाँ पर बनता है, मेंटल में। परत पाई जाती है जिसका नाम है पेरिडोटाइट, पढ़ेंगे आगे सारी चीजें आएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैसे? ये वाला नीचे तक, इनर पार्ट तक। लिक्विड वाला गुटेनबर्ग और लेहमन के बीच वाला मामला। क्या? वो समझेंगे क्यों होता है, कैसे होता है ना, थोड़ा सस्पेंस मूवी रहे तो ठीक है। अगर अभी मैग्मा समझ लिया तो बाद का मतलब ही क्या निकला उस चीज़ का, है ना। चीज़ें आने तो क्रमिक रूप से आएगी, इसके बाद में भूकंप पड़ेंगे, तो भूकंप पड़ेंगे तब समझेंगे कि भूकंप उत्पन्न कहाँ से होता है। ठीक है, फिर समझेंगे अच्छा मैग्मा बना, ज्वालामुखी फूटी, क्या ज्वालामुखी का जब भी विस्फोट होगा, इरुप्शन होगा,
तब क्या भूकंप नहीं आएगा क्या? आएगा ना। तो पहले भूकंप को पढ़ना जरूरी है, फिर ज्वालामुखी को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, छाप लिया? अगला लिखिए। ये तो छापने की कोई विशेष जरूरत है नहीं, ये छाप लो। छापने का मतलब क्या है? उतारना। हाँ, उतार लिया। अब देखिए, इन दोनों की लैंग्वेज लिखनी है साथ में। भाई इन दोनों को अलग अलग पढ़ोगे, किताबों में दिक्कत क्या होती है पता है? ये दोनों क्या दे रखे होते हैं? अलग अलग तापमान को अलग जगह समझाया होता है और दाब को अलग जगह समझा रखा होता है, लेकिन एग्जामिनर आपको तापमान और दाब से अलग सवाल नहीं पूछेगा। वो दोनों क्या करता है? हमेशा मिलाकर के सवाल पूछता है। ठीक है, लिखिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज फॉर्मेशन कैसे हो सकती है इसका, लिखिएगा। तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार तापमान पर आधारित अध्ययन के अनुसार अध्ययन के अनुसार पृथ्वी के भूगर्भ में मौजूद पृथ्वी के भूगर्भ में मौजूद भूगर्भ, भू अलग लिखते हैं और गर्भ अलग लिखते हैं। भूगर्भ, पृथ्वी के भूगर्भ में मौजूद रेडियो सक्रिय तत्वों के, जैसे अपन कहते हैं ना रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, रेडियो सक्रिय तत्वों के, रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन से, विघटन, रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन से, रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन से पृथ्वी की आंतरिक परतों में, पृथ्वी की आंतरिक परतों में, आंतरिक परतों में प्रत्येक 100 मीटर पर जाने या प्रत्येक 100 मीटर पर, प्रत्येक 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में, प्रत्येक 100 मीटर पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। फिर कॉमा लगाना, वृद्धि दर्ज की जाती है, परंतु परंतु वहीं परंतु वहीं दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार, परंतु वहीं दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार,
दाब पर आधारित अध्ययन के अनुसार दाब ब्रैकेट में लिख लो पी, पी से समझ में आ जाएगा ना, मतलब प्रेशर पी तथा, है ना, यानी कि दाब तथा गलनांक बिंदु ब्रैकेट में लिख लो एमपी, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, तथा एमपी ब्रैकेट बंद। अब क्या हो गया, लैंग्वेज वापस पढ़िए क्या होगा कि दाब तथा गलनांक बिंदु के मध्य दाब तथा गलनांक बिंदु के मध्य समानुपातिक संबंध होता है, समानुपातिक संबंध होता है, अर्थात समानुपातिक संबंध होता है, अर्थात दाब में वृद्धि कर, अर्थात दाब में वृद्धि कर किसी भी पदार्थ के गलनांक बिंदु में वृद्धि की जा सकती है, अर्थात दाब में वृद्धि कर किसी भी पदार्थ के गलनांक बिंदु में वृद्धि की जा सकती है। वृद्धि की जा सकती है, पूर्ण विराम। वृद्धि की जा सकती है, पूर्ण विराम। फिर इसी में लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, इसी में लिखिएगा यही कारण है कि किसी भी पदार्थ के गलनांक बिंदु में वृद्धि होने पर, यही कारण है कि किसी भी पदार्थ के गलनांक बिंदु में वृद्धि होने पर उसे पिघलने से बचाया जा सकता है। गलनांक बिंदु में वृद्धि होने पर उसे पिघलने से बचाया जा सकता है। उसे पिघलने से बचाया जा सकता है, पूर्ण विराम। ठीक है, अब देखिए ये आपके हो गया मेंस का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हो गया, यानी कि अब तक जो अपन ने दाब और तापमान पढ़ा था, अगर भाई देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या, लिखने वाली। भाई आपके पास डायग्राम सब कुछ है लेकिन आप उसको लिख नहीं पाते हो, तो ये राइटिंग स्किल है आपकी, ये राइटिंग प्रोसेस है। जब आप इस फॉर्मेशन में लिखोगे ना तो एग्जामिनर कह देगा वाह, ऐसा ही स्टूडेंट चाहिए था जिसको मैं देख करके ये कह सकूं कि यही आरएस या आईएएस बनने के लायक है ना। जबकि होता क्या है, यहाँ पर जो भी लोग लिखते हैं, कोई भी हो XYZ, वो इसको इसी पैराग्राफ को 3-4 टुकड़ों में लिखते, 2-2 लाइन में लिख पाते हैं, पता है ना, लिखते हैं या लिखवाते भी ऐसे ही है, नहीं, एक लाइन लिखी फिर पैराग्राफ चेंज करो, फिर दोबारा लाइन लिखी फिर पैराग्राफ चेंज करो, यानी उनमें वो फ्लो नहीं बन पाता है। और जब तक फ्लो नहीं बनेगा तब तक आपका मामला मेंस में तो अटकेगा ही अटकेगा, पीटी तो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, लेकिन अटकोगे कहाँ पर, मेंस। तो मेंस में ये लिखने वाली बात होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे करके नीचे एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में क्या करना है आपको, पहले लिखना है टेम्परेचर और फिर लिखना है टेम्परेचर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन साथ ही साथ में
प्रेशर में भी क्या हो रही है, प्रेशर में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिससे उस क्षेत्र विशेष का या उस बिंदु का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी पहला तो एग्जाम्पल में ऐसा लिखना है आपको, यानी तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन तापमान बढ़ने के साथ साथ दाब या दबाव में भी क्या हो रही है। तो तापमान और दाब और दबाव में वृद्धि होने से साथ साथ में जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो उसका मतलब क्या हो गया, किसी भी विषय या किसी भी विषय वस्तु को पिघलने से बचाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा ऐसा बॉक्स बना करके आपको लिखना है, प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब ये बार बार नाम लिखने की तो बड़ी बात तो नहीं है ना, अब तो समझ में आ रहा है कि इसका मतलब क्या है। भाई तापमान तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ में पृथ्वी की आंतरिक परतों पर जाने अंदर की तरफ जा भी रहे हो, लेकिन ऊपर वाली परत नीचे वाली परत पर दबाव डाल रही है, नीचे वाली उससे नीचे वाली पर दबाव डाल रही है। तो तापमान तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ में क्या बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन प्रेशर बढ़ने से क्या हो गया कि उस विषय वस्तु की जो कहते हैं ना, उसकी मतलब क्या कह सकते हो, उस पर ठोसता, सघनता, उसकी डेंसिटी, वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो डेंसिटी भी बढ़ रही है, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तीसरा आपको ऐसा ही लिखना है, प्रेशर को बढ़ाना है यूं, और साथ साथ में मेल्टिंग पॉइंट को भी क्या करना है आपको, इसको भी बॉक्स में डाल दो। अब ये सारी शॉर्टकट की है ना, ये मेंस राइटिंग के फॉर्मेशन में काम आती है। बस इतना लिखने का मतलब आप समझ गए कि क्या हो गया, प्रेशर में वृद्धि से मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगी। अब कोई दूसरा आपकी मान लो कॉपी ले भी ले, घर जाने के बाद में कोई कहे ना कि भाई मैं भी तेरे नोट्स को क्या करवा पाऊँ, एक बार दे दे जरा, मैं इसको कॉपी करके देख पाऊँ कि कैसे हैं, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने चीज़ें समझी नहीं। अच्छा, इसका मतलब आप ही समझ पाओगे ढंग से कि क्या है ना। बार बार जब चीज़ें आएगी, आपने उस समय अपन ने फोकस करके लिखा है, जब अपन पहले लिखा है जैसे 2-3 दिन, वो पहले पढ़ते समय देखेगा अच्छा ठीक है ये ऐसे ऐसे एरो बनाए, कुछ भी अर्थ हो सकता है उसका, लेकिन बाद में पता चलेगा कि जब जो पूरी जियोमॉर्फोलॉजी चलेगी तब तक इन शब्दों का क्या आएगा, प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है, यहाँ तक का मामला क्लियर है। अब थोड़ी दूसरी चीज, अब क्या होता है एग्जाम में कई बार आपको 10 नंबर का सवाल आता है। अब तक अपन ने 2 नंबर 5 नंबर के सवाल देखे हैं। एग्जाम में ये पूछ लिया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के संबंध में किए गए अध्ययन में घनत्व तथा तापमान एवं दाब पर आधारित अध्ययन को समझाना है। तो आधा मामला तो आगे वाला समझाओगे, लेकिन नीचे क्या होता है, आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है। सबसे अच्छे नंबर किसको मिलते हैं, जो एक अच्छा निष्कर्ष लिख के आता है। भाई 2 चीजें शानदार होनी चाहिए आंसर राइटिंग में, एक तो स्टार्टिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना, एक आपका अंत बड़ा अच्छा होना चाहिए। आपने फिल्में भी देखी है, अच्छा फिल्म में जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है, बीच में भले ही चाहे फिल्म में कुछ भी नहीं हो इतना, लेकिन एंडिंग बहुत शानदार दे दिया फिल्म का, तो क्या होगा, आपको लगेगा कि नहीं फिल्म पूरी बहुत अच्छी थी, है ना। एग्जामिनर की भी सोच ठीक उसी प्रकार की होती है। वो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ को पढ़ लेता, आपके एक आध पैराग्राफ को पढ़ लिया 3-4 लाइनों को, नीचे वाली 3-4 को पढ़ लिया मान लो, तो बीच वाला अगर मान लो उसके मन में कभी भी ऐसा ही, भाई स्टार्टिंग में आपने यही फॉर्मूला अपना लिया, है ना, कि मान लो 10 नंबर के सवाल में जो भी होता है, स्टार्टिंग के 2 लाइनों बड़ी शानदार, 2-3 लाइन नीचे वाली बड़ी शानदार, तो वो एग्जामिनर सोचता है कि अच्छा ठीक है इसने सब में ऐसा ही इसका क्या रहा होगा। तो हो ना हो एक प्रश्न में अगर आधे नंबर का भी बेनिफिट मिलता है, 1 नंबर का भी मिलता है आपको मान लो, तो एक ही पेपर में लगभग कितने प्रश्न आते हैं, 5-7 10-10 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं। अब 5-7 10-10 नंबर का मतलब है 50 नंबर, और 50 नंबर में अगर 6-7 नंबर फोगट के मिल रहे हो तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही 5-7 नंबर एक पेपर में, 5-6 नंबर, है ना, कुल मिलाकर के उस पूरे पेपर में 10 नंबर, 4 पेपर मिलाकर के कितने हो गए, 40 नंबर। तो मेंस में 30-40 का फासला कितना है, यहाँ एक नंबर से हजारों लोगों की संख्या ऊपर नीचे होती है, एक नंबर के बीच में कितना गैप होता है, हजारों का गैप होता है। तो सोच लो जरा 30-40 नंबर का फासला आपको मेंस में कितना गैप दिलवा सकता है। अब उसको कैसे मेंस के फॉर्मेशन में लिखोगे कि उसकी आंसर राइटिंग आप कैसे कंक्लूजन अच्छा लिख सकते हो,
तो उसको कंक्लूजन यानी हम कहते हैं निष्कर्ष। तो नीचे लिखिएगा निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्ष या कंक्लूजन जिसे हम कहते हैं। हो गया। अब कैसे लिखना है? अच्छा, लोग आप लोगों ने स्कूलों में या फिर कॉलेजों में आंसर लिखे होंगे, और वो कहता था ना, इस प्रश्न का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, टिप्पणी कीजिए, नीचे निष्कर्ष लिखते थे। क्या लिखते थे? निष्कर्ष। आधे लोग तो यही लिखते। इस तरह देखा जा सकता है कि चूंकि ऊपर हम समझा चुके हैं तो नीचे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे भी होनहार होते हैं, अगर ऐसा ही निष्कर्ष लिखना है तो मत लिखो, लेकिन निष्कर्ष थोड़ा सा क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को देख करके नंबर देने की क्या हो जाए, इच्छा हो जाए। ठीक है, लिखिएगा कैसे लिखते हैं। जब घनत्व, फिर कॉमा, घनत्व कॉमा तापमान तथा दाब, घनत्व कॉमा तापमान तथा दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा, तापमान तथा दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा, अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक परतों की, पृथ्वी की आंतरिक परतों के, आंतरिक परतों की भौतिक अवस्था के बारे में, आंतरिक परतों की भौतिक अवस्था के बारे में, भौतिक अवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, नहीं हो सकी तब, तब हिंदी में अपने एक शब्द लिखते हैं सूक्ष्म, तब सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि पर आधारित, तब सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि पर आधारित, वैज्ञानिक विधि पर आधारित, विधि पर आधारित भूकंप शास्त्र, भूकंप शास्त्र के अध्ययन को, भूकंप शास्त्र के अध्ययन को, के अध्ययन को वरीयता दी गई, भूकंप शास्त्र के अध्ययन को वरीयता दी गई, पूर्ण विराम, फिर इसी में कंटिन्यू लिखना है। कंटिन्यू लिखने का मतलब होता है पीछे जगह नहीं छोड़नी है। वो अब जो एक शब्द आता है वो भी यहीं लिखोगे, तब पता चलेगा कि आगे लाइन कंटिन्यू है ना। अब तक, अब तक किए गए अध्ययन में, अब तक किए गए अध्ययन में भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन सर्वमान्य एवं, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन सर्वमान्य एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन सर्वमान्य एवं वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, हो गया। यानी कि अब आपने दो स्टडियों को क्या कर चुके हैं, हम लोग समाप्त कर चुके हैं। दो स्टडी का मतलब
एक तो घनत्व पर आधारित अध्ययन और दूसरा तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन। भाई जब घनत्व पर आधारित अध्ययन अपने बातों की स्पष्ट प्रमाणिक पुष्टि नहीं कर पाया तब तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन को वरीयता दी गई। जब ये दोनों नहीं कर पाए तो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। और अब तक किए गए अध्ययनों में सबसे सर्वमान्य अध्ययन कौन सा है? भूकंप शास्त्र पर आधारित। यानी एग्जामिनर को आपने क्या दे दिया पीछे? सस्पेंस मूवी छोड़ करके दे दी कि देख इसका पार्ट 2 बाहुबली पार्ट 2 रिलीज होगा, उसको तेरे को देखना क्या है? जरूरी है। और वो जब भी मैं दिखाऊं तब देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा अगला अब किसको पढ़ना है? हाँ, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन यानी स्टडी रिलेटेड टू द अर्थक्वेक, है ना। तो अगला हमारा टॉपिक है स्टडी रिलेटेड टू द अर्थक्वेक, मतलब भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। अब देखिए इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या होता है। भाई अगर मैं कहूं कि आपको भूकंप पढ़ना है, इस टॉपिक को 2 भाग में पढ़ेंगे। पार्ट 1 अभी पढ़ेंगे, पार्ट 2 कुछ चैप्टर पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, आप मन में ऐसा विचार आ रहा होगा कि ऐसा क्यों? आधा भाग अभी और आधा भाग बाद में, हो सकता है सारे भाग यहीं पढ़ा दिए जाते हैं तो मुझे ये बार बार आधा यहाँ आधा वहाँ पढ़ने की नौबत। लेकिन जो जहाँ पर रिलेट करता है उसको वहीं पर ज़्यादा समझना क्या होता है? उचित होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ सकते हो आप? आपके मन में क्या सवाल आने चाहिए? इसके अंतर्गत क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहला तो वही कि भूकंप कहते किसे हैं, फिर तो उत्पत्ति समझेंगे ना। तो सबसे पहले इस टॉपिक के अंतर्गत हमें क्या देखने की आवश्यकता होती है? ये जो भूकंप कर रहे हैं, ये भूकंप दरअसल है क्या, कहते किसे हैं? फिर दूसरा, अब ये जो भूकंप है जिसे भूकंप समझ लिया, ये उत्पन्न भी होता होगा तो इसके उत्पत्ति के क्या हो सकते हैं? भाई भूकंप क्या है, फिर भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है और उसके उत्पत्ति होने के कारण क्या क्या है, फिर परिणाम तो बाद की बात है, लास्ट में आता है परिणाम तो, है ना। वो सस्पेंस 2 का पार्ट है, बाहुबली 2 का पार्ट है वो, है ना। उस इसके अंतर्गत और क्या पढ़ना चाहिए? भाई हम बार बार भूकंप देख लिया तो भूकंप ये कुछ तरंगे भी होगी, सिस्मिक वेव भी होगी। तो अगला इसमें क्या हो सकता है? भूकंपीय तरंगे, जो सिस्मिक वेव है, वो सिस्मिक वेव कौन कौन सी हो सकती है? और फिर एक और पार्ट क्या हो सकता है इसमें भूकंपीय तरंगों के बाद में? भाई उस भूकंपीय तरंगों का पृथ्वी की आंतरिक परतों से क्या संबंध है, यानी भूकंपीय तरंगों का भूकंपीय तरंगों का पृथ्वी की आंतरिक परतों से संबंध। आंतरिक परतों से संबंध। इस टॉपिक के अंतर्गत 3 चीजें पढ़ सकते हैं, 3-4 चीजें हो गई। पहला, भूकंप कहते किसे हैं। नंबर दूसरा, भूकंप के उत्पत्ति के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। नंबर तीसरा,
अगर भूकंप की उत्पत्ति होती है तो किस रूप में होती है, तो हम पढ़ेंगे तरंगों के रूप में होती है। अच्छा, तो भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी हो सकती है, और फिर क्या पढ़ेंगे हम, ये जो भूकंपीय तरंगे हैं इनका पृथ्वी की आंतरिक परतों से क्या संबंध है। भाई टॉपिक तो वही है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। तो भूकंप पढ़ लिया और अध्ययन का पता ही नहीं चला हमें, तो क्या मतलब निकलेगा। जो हम ये पढ़ रहे हैं कि कौन सी तरंग, कौन सा क्या मैटर है, कहाँ सॉलिड है, कहाँ लिक्विड है, कहाँ गैस भरी हुई है, कहाँ मैटर है, ये हमें कौन बताता है। तो कौन बताएगा, भूकंपीय तरंगे ही बताएगी कि पृथ्वी की आंतरिक। अच्छा, आपने जाके थोड़ी देखा है, मैंने जाके थोड़ी देखा है ना, जिन वैज्ञानिकों ने लिखा है उन्होंने जाके देखा है। क्यों? क्योंकि अब तक जो मनुष्य है वो पृथ्वी के भूगर्भ में 12 किलोमीटर से नीचे नहीं गया है। आपने एक नाम सुना होगा, कोला पेनिनसुला, मैप है, निकालो फिर। हाँ हाँ, विश्व में अब तक जो मनुष्य सबसे गहरा गड्ढा कर पाया वो 12 किलोमीटर की गहराई पर है, जो रशिया के कोला प्रायद्वीप पर है। यूरोप महाद्वीप खोलो, मैप नहीं लेके आए। हाँ यही, ठीक है, यहाँ दीजिए। अब देखिए, ये आपका मैप है यूरोपियन कॉन्टिनेंट का। इस यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये वाला जो पूरा मामला है ये आपके किसका मामला आता है, जिसे हम कहते हैं रशिया और रूस जिसे अपन कहते हैं। और उस रूस में आपने एक नाम यहाँ पर देखिएगा, आपको मिलेगा कोला पेनिनसुला। ये लेपलैंड लिखा है कहीं पर, ऊपर देखो यहाँ पर लेपलैंड लिखा है, इसके पास में देखो लिखा है कोला पेनिनसुला, लिखा है ना। हाँ, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जब भी अपन पढ़ेंगे तब एक चीज की चर्चाएं करेंगे, जो जो शब्द आते हैं ना उनकी बारे में हम लिखेंगे। नाम क्या लिखा हुआ है, कोला पेनिनसुला। इस पेनिनसुला को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ प्रायद्वीप, तो मैंने भी रशिया में ही कहा है, ठीक है। और ये कोला पेनिनसुला कहाँ पर है, रशिया का मतलब क्या होता है, रशिया का मतलब क्या होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो रूस किस महाद्वीप के अंतर्गत है, हाँ एक तो यूरोप में भी है, ठीक है, और किस महाद्वीप में आता है, किस महाद्वीप में आता है, यानी यूरोप और एशिया दोनों में आता है रशिया। लेकिन ये जो कोला पेनिनसुला है वो किस महाद्वीप में है, जो कोला प्रायद्वीप है, ये कोला प्रायद्वीप किस महाद्वीप में है, यूरोप में है। जो आप देख लोगे यहाँ पर ये टुंड्राज लिखा ना, ये टुंड्रा प्रकार की जलवायु वगैरह नाम होते हैं, ठीक है। एक लिखा है यूराल माउंटेन, कहीं लिखा हो ऐसा देखो, एक लाइन खींची हुई होगी डॉट डॉट डॉट, और यूराल माउंटेन लिखा है, लिखा है ना। अब थोड़ा सा समझिए, अगर मान लो ये रशिया है तो नहीं, लेकिन मानने में क्या जा रहा है, भाई मैथ में भी तो मानते हो ना, माना क्रम मूल्य बराबर 100 रुपये, विक्रम मूल्य, वहाँ पे क्रम मूल्य और विक्रम मूल्य करते थोड़ी ना, मानते ही हो ना। यहाँ पे भी मान लो ये क्या है, हाँ ये रशिया है, रशिया का मतलब ये रूस है। और इस रूस के आंतरिक में या रूस के बीचों बीच में आपको एक माउंटेन देखने को मिलता है, पर्वत है, और इस माउंटेन का नाम है यूराल माउंटेन। मैंने पहले ही कहा है कि एमटीएस का मतलब क्या होता है, माउंटेन होता है। तो कौन सा माउंटेन है, यूराल माउंटेन है। अब इस यूराल माउंटेन से जो भी पूर्वी वाला भाग है वो जिस महाद्वीप में आता है वो महाद्वीप कौन सा है, और इस यूराल माउंटेन का जो भी पश्चिमी भाग है वो जिस महाद्वीप में आता है वो महाद्वीप कौन सा है। और इस एशिया के अंतर्गत जो रशिया का पार्ट आता है उसे हम रशिया ना बोल करके क्या बोलते हैं, नहीं,
रूस नहीं कहते हैं हम उसे, क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं। कहीं लिखा है साइबेरिया? हाँ वही साइबेरियन सारस, साइबेरियन क्रेन, जो राजस्थान में सर्वाधिक केवलादेव घना पक्षी विहार में आते हैं। ठीक है, तो ये जो इस यूराल माउंटेन से इधर वाला जो भी पार्ट है आपका राइट हैंड साइड वाला, वो जिस महाद्वीप में आता है, देखो नाम लिखा हुआ मिलेगा, एशिया लिखा हुआ है। और इस यूराल माउंटेन का जो भी पश्चिमी भाग है वो जहां पर आता है, वो महाद्वीप कौन सा है दरअसल, वो कौन सा है, यूरोप है। ठीक है, और इस यूरोप महाद्वीप में एक प्रायद्वीप पड़ता है यहाँ पर, और उस प्रायद्वीप का क्या नाम है, कोला पेनिनसुला है। पेनिनसुला का अर्थ हिंदी में क्या होता है, प्रायद्वीप है। और इस कोला पेनिनसुला पर, कोला प्रायद्वीप पर अब तक वैज्ञानिकों ने कितना किलोमीटर गहरा गड्ढा किया है, 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा किया। यानी कि 12 किलोमीटर तक तो हमें ये पता है कि पृथ्वी में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन 12 किलोमीटर के बाद में आज दिन तक कोई भी मनुष्य अंदर नहीं गया है। 12 किलोमीटर तक भी मनुष्य नहीं गया, लेकिन मशीन है गई है। यहाँ से तेल वेल निकालते हैं ये लोग, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं ना, तो ऑयल निकले जाते हैं यहाँ से। अब इसके बाद में हमें नहीं पता कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में क्या क्या चीजें हमें कैसी देखने को मिलती है। अब वो कौन बता रहा है, भूकंपीय तरंगे बताती है कि हम तो नहीं गए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि हम नहीं गए, लेकिन हमें किसने बताया, भूकंपीय तरंगों ने ये बताया कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में कैसा पदार्थ, कैसा मटेरियल हमें देखने को मिलता है। इसको छापिए।
हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया? अब देखिए, हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पहला सबसे पहले पढ़ना किसे है? भूकंप दरअसल क्या है, कहते किसे हैं? ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिए भूकंप की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द अर्थक्वेक। भूकंप की परिभाषा। परिभाषा, भूकंप की परिभाषा। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं कि भूकंप की परिभाषा बताओ, लिखो, क्या लिखते? लिखना नहीं है, मतलब बोलना ही है। क्या लिखते हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए, होता क्या है समझिए आप जब तक बोलोगे नहीं ना, जब तक आपके अंदर वो इस मैंने कहा ना कि आपकी जो इंटरव्यू की तैयारी है वो हमेशा क्या चलती है, क्लास के साथ साथ चलती है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपके अंदर डर हमेशा बैठा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपने गलत बोला, मैंने AK-47 या पिस्टल निकाली और आपको गोली मार दी और आप हाथों हाथ शहीद हो, वो तो है ही नहीं मामला। या तो गलत बोलोगे या फिर, लेकिन बोलो तो सही। जब आप बोलोगे तब आपके अंदर जो डर बैठा है वो डर क्या हो जाएगा, तो आपको बोलने की हिम्मत मिलेगी, है ना। तो चीज़ें बोलो, गलत बोलो चाहे सही बोलो। भाई सही बोलो जब तो ठीक है, गलत बोलोगे तो मैं क्या कहूँगा, अच्छा ऐसे नहीं और इसको ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो बताइए भूकंप की परिभाषा क्या है? हाँ, पृथ्वी की तरंगों में कंपन होता है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न तरंगों के, ठीक है आगे। हाँ, आकस्मिक हलचल के कारण उत्पन्न होने वाली तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, और बस ठीक है भाई, परिभाषा तो वही है ना। तो अब ये पृथ्वी की आंतरिक परतों में उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न होने वाले अंतर्जात बलों से, एंडोजेनेटिक, एक शब्द लिखा था अपन ने पहले, कहीं याद होगा, एक तो है एंडोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्स का मतलब होता है अंतर्जात बल। अंतर्जात बलों का मतलब पृथ्वी के द्वारा आंतरिक परतों से उत्पन्न होने वाला बल, वो क्या कहलाता है, अंतर्जात बल कहलाता है। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न होने वाले अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के भूगर्भ में आकस्मिक होने वाली संचलन या आकस्मिक होने वाले संचलन को ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब हाँ, आकस्मिक होने वाली हलचल या संचलन एक ही बात है, मूवमेंट, उसी सडन मूवमेंट को क्या बोलोगे, भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक परतों से, पृथ्वी की आंतरिक परतों से, पृथ्वी की आंतरिक परतों से उत्पन्न उत्पन्न अंतर्जात, उत्पन्न अंतर्जात, ब्रैकेट में लिख लो एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल, ब्रैकेट में लिखिएगा एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, एंडोजेनेटिक फोर्स, अंतर्जात बल, ब्रैकेट बंद, पृथ्वी के आंतरिक परतों से उत्पन्न अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप, बलों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के भूगर्भ ऑब्लिक, पृथ्वी के भूगर्भ ऑब्लिक आंतरिक परतों में, पृथ्वी के भूगर्भ ऑब्लिक आंतरिक परतों में, भूगर्भ ऑब्लिक आंतरिक परतों में होने वाली
आंतरिक परतों में होने वाली आकस्मिक संचलन को आकस्मिक संचलन को हिंदी में क्या कहो, इंग्लिश में क्या बोलोगे, सडन मूवमेंट, है ना, सडन मूवमेंट। आकस्मिक संचलनों को भूकंप कहते हैं। भूकंप कहते हैं, ठीक है। अब ये तो क्या हो गए भूकंप की। अब भूकंप आने के क्या हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। भूकंप के कुछ कॉजेज हो सकते हैं, क्या भूकंप आने के क्या कारण हो सकते हैं। अच्छा, भूकंप के कितने कारण हो सकते हैं, कॉजेज, कारण कितने हो सकते हैं भूकंप आने के। दो कारण हो सकते हैं। तीन कौन कौन से। उसे कहते हैं नेचुरल फैक्टर, प्राकृतिक कारण या कारक कह सकते हैं। एक तो नेचुरल है फैक्टर, यानी प्राकृतिक कारक। ठीक है। दूसरा जिसे हम कहते हैं मैन मेड फैक्टर, मानव जनित कारक। मानव जनित। तो भूकंप आने के दो प्रमुख कारक है या दो प्रमुख कारण है। पहला प्राकृतिक कारक है, दूसरा मानव जनित कारक है। ठीक है, यानी दो कारक हो गए। अच्छा, प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं, अब वो बताइए। आंतरिक परतें, जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक। एक शब्द आता है प्लेट टेक्टोनिक, होता क्या है वो अपन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर पहला फैक्टर आप लिख सकते हो प्लेट टेक्टोनिक, यानी प्लेट विवर्तनिकी। हिंदी में क्या कहते हैं हम इसे, प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जानते हैं। अच्छा, प्लेटें दरअसल होती क्या है, प्लेट किसे कहते हैं। देखिए, प्लेट का मतलब होता है एक स्थल खंड का बहुत बड़ा टुकड़ा, सीधी भाषा में समझो तो क्या होता है। अच्छा, आपके घरों में कभी भूकंप आया है, नहीं। अच्छा, मम्मी पापा के बीच में कभी झगड़ा हुआ है। अब मम्मी पापा के बीच में जब भी झगड़ा होता है तो घर में कभी खाना नहीं बना होगा, और वो खाना नहीं बनना आपके लिए क्या है, भूकंप ही है ना। मम्मी इधर से प्लेट फेंके, पापा इधर से फेंके, दोनों की प्लेट टकराए तो क्या होगा, है ना। जब दो गाड़ियां आपस में टकराती है तो क्या होता है, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, और वो कंपन ही क्या है, भूकंप है, नहीं है। भाई दो गाड़ियां टकराएगी तो वाइब्रेशन ही हुआ ना। दोनों हाथों को ऐसे मार के देखो, क्या दोनों हाथों में वाइब्रेशन हुआ, कंपन हुआ, तो वो कंपन ही क्या है, भूकंप है। तो जब पृथ्वी के बहुत बड़े नीचे स्थलीय भाग है, उन्हें हम कहते हैं प्लेट कहते हैं। जब वो दोनों प्लेटें आपस में टकराएगी तो टकराने के कारण क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, कंपन होगा, सडन मूवमेंट होगा, और वही सडन मूवमेंट क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। पहली कंडीशन समझ में आ गई। अच्छा, दूसरी कंडीशन, अच्छा दूसरा क्या हो सकता है, हाँ मतलब आप पूरा कह दो, वॉल्केनिज्म कह दो उसको, मैग्मा बनना, फूटना, उस पूरी पद्धति को क्या कहा जाता है, वॉल्केनिज्म कहते हैं। वॉल्केनिज्म कहते हैं इसको, हिंदी में कहें ज्वालामुखीयता। अब इस ज्वालामुखीयता का मतलब है इसमें मैग्मा का बनना भी है, ठीक है, मैग्मा बन भी रहा है। मैग्मा बनने के साथ साथ क्या होता है,
मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए कहाँ पर आ रहा है, सतह पर भी आ जाता है। वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती है, आपके ज्वालामुखीयता कहलाती है। ठीक है। तीसरा, क्या अर्थ मूवमेंट, अर्थ मूवमेंट का मतलब भू संचलन, वो भी भूकंप के लिए उत्तरदायी कारक नहीं है क्या? जब भूमि में संचलन होगी तब प्लेट टेक्टोनिक होगी, और जब प्लेट टेक्टोनिक होगी तो ज्वालामुखी प्रोसेस भी होगी। तो एक और शब्द में क्या लिख सकता हूं, अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट का मतलब है भू संचलन। ये सारा टॉपिक भी है, अपने ध्यान रखना। प्लेट टेक्टोनिक भी पूरा टॉपिक है, ज्वालामुखी भी पूरा टॉपिक है, अर्थ मूवमेंट भी हमारे लिए पूरा क्या है, टॉपिक है। ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिनके कारण क्या आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं। ठीक है। तो एक तो वे कारक है जो प्रकृति ने स्वयं उत्पन्न किए हैं। क्या हमने प्लेटों को पकड़ के ऐसा टकराने की कोशिश की है क्या? वो भी नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल फैक्टर के द्वारा उत्पन्न भूकंप है, प्राकृतिक कारणों के द्वारा उत्पन्न क्या है। दूसरा एक फैक्टर कौन सा है, मानव जनित। अब मानव जनित कारक कौन कौन से जिसे हम लोग इफेक्टेड करते हैं? हाँ, जिसे कहते हैं हाई ग्रेविटी डैम, है ना। पहला लिख लेते हैं, हाई ग्रेविटी डैम। हाई ग्रेविटी डैम का मतलब है जो आपके ऊंचे ऊंचे जो गुरुत्वीय बांध हैं, ऊंचे गुरुत्वीय बांध, है ना, ऊंचे गुरुत्वीय बांध। जब आप ऊंचे ऊंचे ऐसे ग्रेविटी डैमों का निर्माण करोगे तो उनके द्वारा भी क्या आएगा, भूकंप आएगा। अब ये ऊंचे ग्रेविटी डैम दरअसल होते क्या है, ये मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा। ठीक है, अभी वेट करते हैं, एक आध मिनट में फिर समझते हैं कि दरअसल ग्रेविटी डैम होते क्या है। और बताओ। हाँ, कह सकते हैं डीप माइनिंग एंड ब्लास्टिंग, खानों की गहरी खुदाई और विस्फोट। तो नंबर दूसरा क्या हो सकता है, डीप माइनिंग एंड ब्लास्टिंग, यानी जो खाने होती है उनकी गहरी खुदाई करना और उनमें विस्फोट करना, जिसके कारण भी क्या आता है, भूकंप आता है। और बताओ। अच्छा, मोदी जी का दिमाग ऐसे लग जाए, मान लो मोदी जी कहे कि हमने बहुत चला ली वंदे भारतम, ये क्या बोलते हैं, वंदे भारत ट्रेन वगैरह, अब तो मैं बहुत फास्ट चलने वाले ऐसे बहुत बुलेट ट्रेन बनाऊंगा, ऐसी बुलेट ट्रेन बनाऊंगा जो भारत में 1000 की स्पीड से चलेगी। कितने की स्पीड पे चलेगी, 1000 की स्पीड पे चलेगी। लेकिन चलेगी कहाँ से, इस रीजन IAS कोचिंग के सामने से चलाऊंगा मैं। ठीक है भाई, होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। अच्छा, मानो जब जब वो ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तब क्या होगा, यानी हाँ, मतलब अगर ये ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो क्या होगा, इस पूरी कोचिंग में वाइब्रेशन होगा, मूवमेंट होगा, है ना। और वही मूवमेंट हमारे लिए क्या है, यानी हाई स्पीड व्हीकल, तेज गति से गुजरने वाले वाहनों से भी क्या आता है, हाँ, भूकंप तो नहीं आता लेकिन भूकंप कह सकते हो आप उसे। हाई स्पीड व्हीकल, तेज गति से गुजरने वाले वाहन, इसके कारण भी क्या आता है, भूकंप। एक और, इंदिरा गांधी जी और अटल जी ने बहुत बढ़िया काम किए। हाँ,
न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण, है ना। हाँ, तो नंबर चौथा न्यूक्लियर टेस्ट, हिंदी में कहे तो परमाणु परीक्षण। इस न्यूक्लियर टेस्ट के कारण भी क्या आते हैं, भूकंप आएंगे, नहीं आएगा। परमाणु परीक्षण होगा तो भूकंप नहीं आता क्या। अमेरिका को कैसे पता चला कि भारत में, अच्छा आपने वो पिक्चर देखी है पोखरण, पोखरण द परमाणु टेस्ट, नहीं देखी, जॉन इब्राहिम वाली देखी है ना। हाँ, आज घर जाने के बाद जरूर देखिएगा, नहीं तो देखते तो नहीं हो, लेकिन आज जाने के बाद थोड़ा सा क्या काम करना, उस पिक्चर को देखिएगा, उस फिल्म को देखिएगा, और आपको लगेगा कि उसके अंतर्गत जो जो चीजें बताई गई दरअसल वो वास्तविकता बहुत जुड़ी हुई है उसमें, है ना। और हमारा पोखरण परमाणु परीक्षण होता है, पोखरण कहाँ पर है, जैसलमेर में। तो हमारा परमाणु परीक्षण भारत का कहाँ पर होता है, जैसलमेर में होता है, राजस्थान में होता है। इसीलिए पोखरण को राजस्थान का शक्ति धाम कहते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का शक्ति धाम कहते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर परमाणु परीक्षण किए जाते हैं। भाई ये सारे टॉपिक हम कहाँ पढ़ेंगे, जब जब इन टॉपिकों का नंबर आएगा तब, ठीक है। ग्रेविटी डैम क्या होता है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। डीप माइनिंग समझते हो, हाई स्पीड व्हीकल समझते हो, न्यूक्लियर टेस्ट को समझा देता हूँ अभी क्या है मामला, ठीक है। अब देखिएगा, अच्छा कभी आप लोगों ने ऐसा मन में, अच्छा आप लोगों के मन में कभी ऐसे उल्टे सीधे ख्याल नहीं आते कि ऐसा नदी चल रही है तो ऐसी क्यों चल रही है। ये आपका माउंटेन रीजन है, माउंटेन रीजन का मतलब पर्वतीय, पर्वतीय क्या है, क्षेत्र कह दो या प्रदेश कह दो, कुछ भी कह दो, ठीक है। और ये क्या है आपका, कोई भी जलराशि है, वाटर पार्ट है। अब ये जलराशि कोई भी हो सकती है, क्या हो सकता है, ये महासागर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, बे भी हो सकता है, जो जो याद आ जाए वो सारे हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अच्छा कभी आप लोगों ने ऐसा मन में विचार नहीं आया कि नदियां निकलती तो इन्हीं क्षेत्रों से है ना, और जाती कहाँ पर है। अच्छा ऐसा क्यों नहीं है कि ये जो नदी है वो निकले समुद्र से, पानी तो वहां ज्यादा है, और जाए पर्वत की तरफ में, नहीं, उसके लिए फैक्टर दूसरा काम करता है, ढलान इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रेविटी, है ना। इसका मतलब कोई भी वस्तु वहां खींची चली जाती है जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होती है, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। अर्थात इस माउंटेन रीजन की जो ग्रेविटी है, इसकी ग्रेविटी क्या होती है, अरे समुद्र से कम होती है। हाँ, समुद्र से क्या होती है, कम होती है। और इस ओशियन की जो ग्रेविटी है ये अपेक्षाकृत क्या है, तो पानी हमेशा कम गुरुत्वीय क्षेत्र से अधिक गुरुत्वीय क्षेत्र की ओर जाएगा। और हम लोग जो बांधों का निर्माण कर रहे हैं, वो मान लो हमने इस नदी पर ये बांध बना दिया, ये क्या बना दिया हमने, कोई डैम बना दिया। अब ये डैम कोई भी हो सकता है, बांध कोई भी हो सकता है, भाखड़ा नांगल भी हो सकता है, जो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय क्या है, बांध है,
ठीक है, अब हमने क्या काम किया, बांध बना करके क्या काम किया भाई, जो जल की ग्रेविटी यहाँ पर कम क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की ओर जानी चाहिए थी, और हमने जल का क्या कर दिया, यहीं पर भराव कर दिया। यानी जो ग्रेविटी यहाँ जानी चाहिए थी जल की, वो ग्रेविटी को हमने बीच में ही क्या कर दिया, रोक दिया। अब उस क्षेत्र में आपके दबाव इतना पड़ा कि जो चट्टाने थी उसमें क्या आने लग गई, हलचल। आप बैठे हो, आपकी बॉडी मान लो कि 50 किलो वेट, आपका छाती या आपका जो चेस्ट है वो 50 किलो वेट सहन सकता था। मैंने एक काम किया, आपके ऊपर ला करके 200 किलो वेट डाल दिया, 2 टन डाल दिया है, 100 क्विंटल 2 क्विंटल डाल दिया, 200 टन तो बहुत हो जाता है, 2 टन तो बहुत हो जाता है ना। मैंने 2 क्विंटल डाल दिया, आपकी हड्डी ऐसे तड़तड़ाए नहीं, मतलब ऐसा वाइब्रेशन नहीं होगा, तड़ तड़ करके नहीं टूटेगी, टूटेगी ना। तो वही कारण है कि इस क्षेत्र की भराव क्षमता, उस क्षेत्र में जो चट्टानी स्ट्रक्चर था वो उसकी बैलेंस थी, उसकी ग्रेविटी उसके अनुसार थी, लेकिन हमने क्या काम किया, उस पर बांध बनाया, दबाव डलवाया। पानी का दबाव बहुत ज़्यादा होता है ना, आपने एक पिक्चर देखी है, जैसे फिल्में बहुत कुछ सिखाती है, बस हम सिर्फ थोड़ा सा उल्टा करते हैं, है ना। आजकल हम फिल्में पसंद कैसी करते हैं, हेड स्टोरी 1 2 3, जिसमें 1 2 3, जबकि ऐसी वो गाजी अटैक पिक्चर देखी है, गाजी अटैक पनडुब्बी वाली एक पिक्चर नहीं देखी, के मेनन की, और वो मतलब वो पिक्चर आप देखते ही नहीं जिसका संबंध हमारे सब्जेक्ट से होता है। पोखरण देखी, नहीं देखी। मंगल मिशन देखी, देखी, हाँ। तो अभी ये चंद्रयान वगैरह जो भेजे हैं, हमने जो मार्स मिशन भेजा था, मॉम जैसे बोलते हैं, मार्स ऑर्बिट मिशन कहते हैं, है ना। तो वो पिक्चर देखते चलिएगा थोड़ी थोड़ी। आज मैं जाने के बाद पहले आपको कुछ पिक्चरों के नाम बताऊंगा फिल्में, अच्छा इन पिक्चरों को क्या करके आओ, हर दिन में एक पिक्चर देख लो 2.5-3 घंटे, है ना। और जब तक पूरी सिलेबस चले, जब तक रोजाना एक आध पिक्चर क्या करते चलिएगा, हाँ वो पिक्चर आपके काम आएगी, है ना। कैसे काम आएगी वो मैं बाद में धीरे धीरे जब अपन पढ़ेंगे तब समझेंगे। आपने उस गाजी अटैक पिक्चर में देखा हो, तब वो क्या काम करता है कि हाँ वो ऐसा एक तार बांधता है बीच में, और वो ये कहता है कि जब भी इस समुद्र, ये पनडुब्बी जितनी नीचे जाएगी वैसे वैसे इस पनडुब्बी पर समुद्र का दबाव बढ़ेगा, और जब समुद्र का दबाव, पानी का दबाव बढ़ेगा तो जो वो अंदर तार बांधा है वो भी क्या जाएगा, नीचे जाएगा। वो समझाने के लिए एक और पता है, अंडा लेता है, एक कांच का जो गिलास लेता है, उसमें कहता है कि ये देख लो, ये है S21 पनडुब्बी है, इसका वजन इतने टन सहन करने के लायक है। अब ये अगर इससे नीचे गई तो वो पनडुब्बी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो हमने क्या काम कर दिया, एटलीस्ट उसकी जो ग्रेविटी यहाँ जानी चाहिए थी, उस ग्रेविटी को क्या कर दिया, बीच में रोक दिया। तो अब बीच में रोका तो इस ग्रेविटी के कारण क्या होगा, मान लो हमने इस क्षेत्र में पानी को रोक दिया तो मूवमेंट होगा ना, वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन के कारण ही क्या है। इसीलिए जब भारत का सबसे, अच्छा भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। किस नदी पर है, महानदी पर है। तो उड़ीसा में है महानदी, तो टिहरी बांध किस राज्य में है, पंजाब में। तो रोपड़ बांध किस में है, भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध है। और जब टिहरी बांध बना था ना, तो टिहरी वालों ने क्या कर दिया, कहते हैं ना कि मतलब शौक प्रकट नहीं करते हैं कि हम लोग अब जिंदगी भर दुख में जिएंगे। क्यों, क्योंकि जब जब उस बांध में पानी की भराव क्षमता बढ़ेगी तो टिहरी वाले क्षेत्र में क्या आएगी, भूकंप जैसी भूभौतिकी घटनाएं या हलचल, आपको अर्थ मूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। एक आपने नाम सुना होगा जोशीमठ, है ना, जोशीमठ नाम सुना है, घर जाने के बाद में आज सर्च करना कि जोशीमठ, है ना। और जोशीमठ में जो लैंड सिंकिंग की समस्या आ रही है, वो पूरा का पूरा जोशीमठ ऐसे स्लिंक कर रहा है,
नीचे की तरफ क्या हो रहा है, धस रहा है। ठीक है, वो किस कारण है, आसपास वाले क्षेत्र में जो आपका आसपास वाले क्षेत्र में जहाँ पर कम ग्रेविटी वाला क्षेत्र था वहाँ पर हमने ग्रेविटी क्या कर दी, बढ़ा दी। और जितना आप चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करोगे उन क्षेत्रों में हमेशा भूकंप आएगा। और हिमालय तो वैसे ही दो प्लेटों के बीच वाला मोमेंट है, जहाँ पर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में क्या हो रही है, टकरा रही है, तो वहाँ पर वैसे ही मूवमेंट हो रहा है, तो भूकंप वैसे ही आता है। फिर आपने यहाँ पर क्या कर दिया, हाई ग्रेविटी डैम और बना दिए, तो हाई ग्रेविटी डैमों के कारण भी क्या हो गया, भूकंप जैसी भूभौतिकीय घटनाएं बढ़ने लग गई। यानी आप पृथ्वी के अंदर जब भी आप नेचर के साथ में छेड़छाड़ करते हैं ना, प्रकृति के साथ में, तब प्रकृति के अंतर्गत कुछ न कुछ भूकंप, ज्वालामुखी जैसे भूभौतिकीय घटनाएं हमें ऐसी ही देखने को मिलती है। हाँ, चीन ने थ्री गॉर्जेस डैम बनाया है। एक कौन सा डैम बनाया है, और कहा जाता है कि उस थ्री गॉर्जेस डैम बनने के कारण पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसमें कमी आ गई है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर बारिश जब इच्छा पड़े तब हो जाती है, अब हो रही है ना। जब गर्मी का मौसम था, इस बार देख लो सर्दी पड़ी है, सर्दी इस बार है ही नहीं, गर्मी भी इस बार इतनी नहीं पड़ी है ना, बारिश लगातार हो रही है। यानी हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन इम्बैलेंस हो गया है, यानी हमने प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ किया, जिसका परिणाम आज हमारे यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। हाँ, तो ये ग्रेविटी डैम कैसे बना, इसका मामला किस प्रकार से था और क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, इसको छाप लो, और इसको छापने का मतलब ये है कि इसको उतार लीजिए, बाकी हम कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, जो अपना मामला है कौन सा, न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम जाएगा, लंबा खींचेगा इसलिए। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।